नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यूजीसी नेट जून 2012 हिंदी साहित्य के सभी 50 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल करेंगे। ये हमारे लिए टीजीटी, पीजीटी, यूपी हायर एजुकेशन, जीडीसी, एलटी, जीआईसी सभी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जब हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों आपको एक समझ लग जाएगी कि ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण है और ये हमारी परीक्षा में पुनः पूछे जा सकते हैं। हमें ध्यान देना होगा। हमारे सामने पहला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि पौम चरीव किसकी रचना है। ध्यान दीजिए, हमसे पूछा जा रहा है पौम चरीव किसकी रचना है। क्या वह अब्दुल रहमान की है, या फिर विद्यापति की है, या स्वयंभू की है, या प्रिय विद्यार्थियों चंद्रवरदाई की है। तो हमें बताना होगा कि पौम चरीव किसकी रचना है। तो पौम चरीव रचना किसकी है, तो स्वयंभू की रचना है। ठीक है, पौम चरीव स्वयंभू की रचना है। ठीक है, अच्छा और भी कोई रचना है क्या स्वयंभू की? हाँ है। ठीक है, मैंने एक ट्रिक बनाया है इनके लिए कि परिश। ठीक है, परिस। अब देखिए, पौमचरिव, रिठड़ेमचरिव और स्वयंभू छंद, तीन रचनाएं प्रिय विद्यार्थियों इनके हैं। ठीक है, तीन रचनाएं हैं। अगर आपको इनकी इनकी रचनाओं को परीक्षा में सही करना है तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि स्वयंभू, परिस, और परिस को आप तोड़िए कि पौमचरिव, रिठड़ेमचरिव और स्वयंभू छंद। ठीक है, तीन ही रचना और देखिए कितने महत्वपूर्ण। ठीक है, अब देखिए आइए बात कर लेते हैं कि और लेखकों पर। अगर हम बात करें अब्दुल रहमान की, तो इनकी एक रचना थी संदेश रासक, जो 13वीं शताब्दी में थी। ठीक है, अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक जो 13वीं शताब्दी में थी। यदि हम बात करें विद्यापति की, तो विद्यापति की रचना है कीर्ति लता, कीर्ति पताका। ठीक है, और इन दोनों का जो समय मिलता है वो 14वीं सदी का अंत मिलता है, या फिर 15वीं सदी का प्रारंभ मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम बात करें चंद्रवरदाई की। तो चंद्रवरदाई ने किस रचना को लिखा है, या पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, यह भी प्रश्न बन चुका है। 12वीं सदी में पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की रचना है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा अपने साहित्य इतिहास के ग्रंथ में कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, और इनकी रचना जो है पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ऐसे प्रश्न हैं। और मुझे तो लग रहा है ना ये इतने महत्वपूर्ण है हमारी टीजीटी, पीजीटी और हायर की परीक्षा के लिए कि उससे मतलब इतने प्रश्न सही होने वाले हैं इस प्रश्न पत्र से। आप देखिएगा कि लिखा जा रहा है हमसे, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा, ठीक है, किस भाषा की रचना है। यह हमसे सीधे देखिए ऐसे पूछ रहा है ना कि हमको कवितावली की भाषा बताइए। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने देखा था एक बार कि अगर वली वली शब्द जुड़े, वली वली शब्द जुड़े अंतिम में, चाहे वो कवितावली, दोहावली, ठीक है, कवितावली, दोहावली, गीतावली, वली वली शब्द जुड़े तो उसकी भाषा क्या थी? उसकी भाषा ब्रज होती है। लेकिन हम चारों विकल्प पे बात करेंगे। अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली या बुंदेली। तो कवितावली की भाषा प्रिय विद्यार्थियों ब्रज भाषा है। अगर हमसे कवितावली की भाषा पूछे तो हम तुरंत बताएंगे कि कवितावली की भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है, अब देखिए कवितावली में वर्णन क्या है। देखिए इसमें 7 कांडों में राम कथा का वर्णन है। अगर आपसे पूछे कवितावली में कितने कांड, तो इसमें भी 7 कांड हैं। ठीक है, और सुनिए, अगर कवितावली के उत्तर कांड की चर्चा करें तो प्रिय विद्यार्थियों कवितावली के उत्तर कांड में काशी की महामारी का चित्रण है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि हमको बताइए प्रिय विद्यार्थियों कि कवितावली के उत्तर कांड में क्या वर्णित है, या किस बात का वर्णन किया गया है, तो अब एग्जामिनर को ये बताएंगे कि कवितावली के उत्तरकांड में काशी की महामारी का चित्रण है। ठीक है, अब हमारे सामने देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अवधि में जैसे रामचरितमानस हो गया, ठीक है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ठीक है, ये सारी रचनाएं किसमें है? अवधि में है। बरवै रामायण भी अवधि में है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न से पूछा ये जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि हमें बताइए कि खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। क्या जनपदी हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है, या कौरवी का प्रयोग किया है, या प्रिय विद्यार्थियों रेखता शब्द का यूज किया है। देखिए
खड़ी बोली के लिए आपको पता होगा कि सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया, जनपदीय हिंदुस्तानी, ठीक है, जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। वर्नाकुलर हिंदुस्तानी का प्रयोग किसने किया, तो प्रिय विद्यार्थी वर्नाकुलर हिंदुस्तानी का प्रयोग गियर्सन ने किया खड़ी बोली के लिए, ठीक है। कौरवी शब्द का प्रयोग, ये तो परीक्षा में इतनी बार पूछा कि खड़ी बोली के लिए कौरवी शब्द का प्रयोग, ठीक है। पिछली बार यूपी एजुकेशन में पूछा, जीडीसी में पूछा, कहाँ कहाँ नहीं पूछा, ठीक है, जहां जाएंगे वहां पूछा। देखिए राहुल संकृत्या ने कौरवी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा कि पुनः दोहराएंगे कि सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा भी कहा है, ठीक है, मर्दानी भाषा और जनपदी हिंदुस्तानी कहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो सौरसेनी अभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि खड़ी बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई, तो सौरसेनी अभ्रंश से विकसित हुई, ठीक है। किस उपभाषा वर्ग में आती है, तो पश्चिमी हिंदी भाषा में आती है, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमको बताइए, हम कुछ जानते नहीं, हमको बताइए कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है। प्रिय विद्यार्थियों हमसे एग्जाम में यह पूछ रहा है कि सूफी प्रेमाख्यानम जो काव्य परंपरा है उसमें आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है, क्या गुरु के रूप में देखा गया है, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या प्रेमिका के रूप में। तो प्रिय विद्यार्थियों हमें पता है कि जो सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा है उसमें आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा गया है, ठीक है, प्रेमिका के रूप में देखा गया है। अगर हम सूफी दर्शन की बात करें, तशब्बुफ का आधार परमात्मा को प्रेमिका व बंदे को प्रेमी के रूप में, ठीक है। परमात्मा क्या है, प्रेमिका, और जो बंदा है वो क्या है, प्रेमी के रूप में परिकल्पित करना है, ठीक है। सूफी दर्शन में खुदा के साथ भय का नहीं प्रेम का संबंध है, समझ रहे, जैसे हम लोगों का क्या है, हम लोग कहते हैं ना भगवान से डरिए, लेकिन जो सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा थी प्रिय विद्यार्थी उसमें जो है खुदा के साथ मतलब ईश्वर के साथ भय का नहीं बल्कि क्या था, प्रेम का संबंध था। अरे ईश्वर को वो प्रेमिका के रूप में क्या करते थे, परिकल्पित करते थे, ठीक है। अगर हम बात करें कि सूफी काव्य में परमात्मा को प्रेमिका तथा आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया। अगर हम बात करें संत कवियों में तो परमात्मा को पुरुष रूप में और आत्मा को स्त्री रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। हमारे सामने अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थी, ये हायर में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। हमसे पूछा जा रहा है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा। प्रिय विद्यार्थी हमसे ये पूछा जा रहा है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा। क्या सुमित्रा पंत ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा या जयशंकर प्रसाद ने कहा। तो प्रिय विद्यार्थियों अब तुरंत बताइएगा कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। प्रिय विद्यार्थियों क्या बताएंगे कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, ठीक है। अच्छा, आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि सर्वप्रथम छायावाद शब्द का यूज किसने किया, तो प्रिय विद्यार्थी सर्वप्रथम छायावाद शब्द का जो प्रयोग है, लिखित प्रयोग है, वह मुकुटधर पांडे ने किया। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक तक मानते हैं, ठीक है, छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किया, किस पत्रिका में किया और कहां से किया, तो प्रिय विद्यार्थियों 1920 में एक पत्रिका थी श्री शारदा जो जबलपुर से निकलती थी, उसी पत्रिका में मुकुटधर पांडे ने हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 चरणों में लेख लिखकर छायावाद की आरंभिक विवेचना की, ठीक है। पुनः ध्यान देंगे, अगर पूछा जाए कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग किसने किया, तो प्रिय विद्यार्थियों आपके मन में ये बात चलनी चाहिए कि 1920 ईस्वी में श्री शारदा पत्रिका में जबलपुर से मुकुटधर पांडे ने हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 चरणों में लेख लिखकर छायावाद की आरंभिक विवेचना की, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा ये जा रहा है ना, देखिए कितना अच्छा प्रश्न, ठीक है। और ऐसे प्रश्न अभी हमारे पैटर्न में पूछे जाते हैं नौकरी की परीक्षाओं में। हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है। अरे भाई साहब, नहीं आ गया, हमारा एक संस्कार है, हम नहीं को बाहर करते हैं क्योंकि हम प्रतियोगी छात्र हैं। हम निगेटिव चीजों को बाहर फेंकते हैं क्योंकि अभी तो तैयारी में समय देना है, तो इसलिए तुरंत निगेटिव को बाहर फेंकिए और गोले में लिखिए और फिर प्रश्न को पढ़ना शुरू करिए। हमसे पूछा जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों की निम्नलिखित में से कौन 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 मिश्र बंधुओं में नहीं है। क्या कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, या फिर श्याम बिहारी मिश्र नहीं है, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो प्रिय विद्यार्थियों को पता है मिश्र बंधु में 3 लोग कौन है, गणेश श्याम सुखदेव, ठीक है, गणेश श्याम सुखदेव है,
ठीक है, गणेश श्याम सुखदेव GSS, ठीक है, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, लेकिन जो कृष्ण बिहारी मिश्र है ना, ठीक है, ये तो आलोचक थे, ये तो उसमें थे नहीं, ठीक है, ये तो थे नहीं कृष्ण बिहारी मिश्र, तो हमारा सही उत्तर हो गया कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक है, हमारा सही उत्तर क्या होगा, कृष्ण बिहारी मिश्र। आइए हम बात करते हैं कि मिश्र बंधु ने क्या कोई इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो हाँ भैया, इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो क्या नाम था, तो नाम था उसका मिश्र बंधु विनोद, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, अभी जो हाल ही में यूजीसी नेट की ऑफलाइन परीक्षा हुई और उसमें एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसमें हमसे ये पूछा गया कि मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भाग हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए आप कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों से पूछा ये जा रहा है कि रस गंगाधर की रचयिता कौन है। प्रिय विद्यार्थियों, आप एग्जाम में पहुंचे और आपसे एग्जामिनर यह पूछ रहा है कि रस गंगाधर के रचयिता कौन है। क्या अभिनव गुप्त है, दंडी है, पंडित राज जगन्नाथ है या आचार्य विश्वनाथ है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके मन में तुरंत आ गया होगा, ओह रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे अगर पूछे कि रस गंगाधर किसकी रचना है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप तुरंत बताएंगे कि 17वीं शताब्दी में पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक काव्य शास्त्रीय पुस्तक की रचना की। ठीक है, अगर हम दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों पर बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो काव्यादर्श, भामह विवरण, ठीक है, इनके क्या है, इनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। अगर हम बात करें अभिनव गुप्त की, तो इनका जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तंत्रालोक, ठीक है, तंत्र शास्त्र पे जो ग्रंथ लिखा गया वह हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कई, जैसे इन्होंने अभिनव भारती नाम से नाट्य शास्त्र पर टीका लिखा, काव्य कौतुक विवरण नाम से क्या है, भट्टतौत के काव्य कौतुक का टीका लिखा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से अभिनव गुप्त भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम इतनी बात तो पहले जान लें कि अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि भैया बताओ मुझे तंत्रालोक के लेखक कौन है, तो तुरंत भैया हाथ उठाएंगे और बताएंगे कि तंत्रालोक के लेखक कौन है, अभिनव गुप्त है। ठीक है, अब देखिए अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि बताइए साहित्य दर्पण के लेखक कौन है, तो आप तुरंत बताएंगे ओह साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी के लेखक कौन है, तो विश्वनाथ हैं, आचार्य विश्वनाथ हैं। ठीक है, देखिए एक प्रश्नों पे हम लोगों ने 4 प्रश्नों को तैयार किया। ठीक है, और मुझे लगता है ना कि यही हम लोग की सबसे अच्छी पढ़ाई है। आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमसे पूछा यह जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तुरंत बोला करेंगे, और अपना एक संस्कार हम लोगों ने डेवलप कर लिया है कि हम लोग नहीं को बाहर लिखते हैं। ठीक है, हम लोग नहीं को क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। और ध्यान से पढ़ेंगे पुनः प्रश्न को। हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। मतलब एक व्यक्ति इसमें ऐसे आ गए हैं जो तार सप्तक में नहीं है। हो सकता है वो तार सप्तक के जो दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, ठीक है, चौथा तार सप्तक उसमें हो, लेकिन तार सप्तक में नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, गिरजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध प्रभाकर माचवे। तो प्रिय विद्यार्थियों को पता है कि शमशेर बहादुर सिंह किस में है, तो शमशेर बहादुर सिंह द्वितीय तार सप्तक में है। ठीक है, अन्य लेखक जो है वो जो है तार सप्तक में सम्मिलित है। ठीक है, अगर हम बात करें तार सप्तक के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों हमको पता है कि देखिए आर्म MNGV, ठीक है, आर्म MNGV। देखिए ये जो है ना, ये ट्रिक जो है ये लेखकों के क्रम को भी दर्शाता है, जन्म को भी। जैसे देखिए सबसे पहले अज्ञेय, ठीक है, फिर रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, माचवे, नीमचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, तो इससे हमारा प्रश्न सही हो गया। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इससे हमारा प्रश्न सही हो गया। अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि शिवपालगंज शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे भी प्रश्न बना है, ऐसे मेरीगंज और गंगौली, शिवपालगंज, और ऐसे स्थान का नाम और उपन्यास का नाम लेकर और कहते हैं मिलाइए मिलाइए और प्रश्न को सही करिए। तो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है, तो पहले तो हमारा एक संस्कार है कि हम विकल्पों को पढ़ते हैं। हमसे कहना है विश्रामपुर का संत, ठीक है, राग दरबारी, आधा गांव का है कि मैला आंचल का है। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है कि शिवपालगंज का वर्णन किसमें है, राग दरबारी में है। ठीक है, राग दरबारी में है। ठीक है, राग दरबारी में है।
अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि बताइए राग दरबारी पे कोई सम्मान प्राप्त हुआ क्या, तो आप तुरंत बताइएगा हाँ, राग दरबारी पे इन्हें साहित्य अकादमी मिला है। ठीक है, इस गांव को केंद्र में रखकर पूरे उपन्यास की कथा गढ़ी गई है। मतलब शिवपालगंज को केंद्र में रखकर राग दरबारी की पूरी कथा वर्णित की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, लेखक ने शिवपालगंज नामक गांव के माध्यम से स्वातंत्रोत्तर भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था आदि की पोल जो है खोल कर रख दी है। ठीक है, ध्यान देंगे। अगर हमसे पूछे कि बताइए हमसे आधा गांव में किस गांव का चर्चा है, तो अब तुरंत बताएंगे गंगौली, गाजीपुर के गंगौली गांव। ठीक है, महिला आंचल रेणु में किस गांव की चर्चा है, तो प्रिय विद्यार्थियों तुरंत बताएंगे पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की चर्चा है। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि बताइए, हमें बताइए कि भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण है। प्रिय विद्यार्थी, हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमको ये बताइए कि भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण हैं। ठीक है, क्या 10 गुण हैं, 5 गुण हैं, 3 गुण हैं या 7 गुण हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्पष्ट है कि भरत मुनि ने काव्य के कुल कितने गुण बताए हैं। ठीक है, काव्य के कुल कितने गुण बताए हैं, 10 गुण बताए हैं। ठीक है, 10 गुण बताए हैं, 10 गुण बताए हैं। तो इस दृष्टि से हमारा उत्तर क्या होगा, 10 सही होगा। ठीक है, भरत मुनि ने कुल कितने काव्य गुण बताए हैं, 10 गुण बताए हैं। देखिए, सामान्यतः तो देखिए 3 गुण स्वीकार किए गए, माधुर्य, ओज, प्रसाद, लेकिन जो भरत मुनि थे ना, वो 10 गुण बताए। अब कौन कौन से, पहले तो आप यही किनारे कर लीजिए कि ओज, माधुर्य, ठीक है, ओज, माधुर्य और प्रसाद, ये 3 तो बताया ही है इन्होंने। ठीक है, ओज, माधुर्य और प्रसाद। कुछ अलग क्या है, तो जैसे श्लेष, समता, सुकुमारिता भी इन्होंने बताया, अर्थ व्याप्ति, उदारता, क्रांति और समाधि। ठीक है, ये सब जो है इन्होंने बताया। अच्छा, ये बात करते हैं कि किसने 3 गुण बताया, तो भामह ने 3 गुण बताया है। ठीक है, दंडी ने कितने गुण बताया, तो दंडी ने भी 10 गुण बताया है। वामन ने, प्रिय विद्यार्थियों, वामन ने वामन ने 20 गुण बताया है। अगर हम बात करें आनंद वर्धन की, अभिनव गुप्त की, जगन्नाथ की, तो प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी लोगों ने इन सभी लोगों ने कितने गुण बताए, तो 3 गुण बताए। बात करें अगर हेमचंद की, तो प्रिय विद्यार्थी हेमचंद ने काव्य के 10 गुण बताए हैं। ठीक है, हेमचंद ने काव्य गुण के कितने, 10 गुण बताए हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा ये जा रहा है। ठीक है, एकदम तन्मयता के साथ, एकदम ईमानदारी के साथ अब इस प्रैक्टिस सेट को हल करिए। उम्मीद करता हूं कि आपके जो ज्ञान में ना उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, क्या यह स्वर है, या व्यंजन है, या अयुग्वा है, ठीक है, या संयुक्त अक्षर है। तो प्रिय विद्यार्थी, उसका सही उत्तर होगा अंग और अह क्या है, अयुग्वा है। अंग और अह क्या है, अयुग्वा ध्वनियां है। प्रिय विद्यार्थियों, अयुग्वा वे ध्वनियां होती हैं जो न स्वर होती हैं और ना ही व्यंजन। ठीक है, ये स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी जो स्वतंत्र गति नहीं होती है, और व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्वरों के बाद आती हैं। ठीक है, स्वरों के बाद आती हैं। ठीक है, उनसे पहले नहीं, इसलिए क्या है, व्यंजन नहीं है। ऐसी 3 ध्वनियां कौन कौन सी, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है, अगर हम बात करें कि छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये मूल व्यंजन नहीं है। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, संयुक्ताक्षर कहेंगे। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 33 है। ठीक है, देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न से ये पूछा जा रहा है, प्रिय विद्यार्थियों, हमें बताइए, हमें ये बताई दीजिए कि भैया अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है। प्रिय विद्यार्थियों, अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है। क्या वह गीत नाट्य है, नाटक है, रूपक है, या प्रहसन है। तो प्रिय विद्यार्थी, उसका सही उत्तर होगा अंधा युग 1955 ईस्वी, यह एक गीत नाट्य विधा की रचना है। क्या है, गीत नाट्य विधा की रचना है, गीत नाट्य विधा की रचना है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे नेट की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, हमसे कई बार ऐसे प्रश्नों में, ठीक है, कथन विकल्प ए बी सी डी ऐसे दे देगा और कहेगा कौन सा सही है अंधा युग के संदर्भ में। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें इस बात पर एकदम ध्यान देना होगा कि जो इसकी कथा है, ठीक है, ये युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई 5 अंकों में, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसमें एक टर्म ये यूज हुआ है कि यह जो है ना महाभारत के युद्ध के, ठीक है, 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण के मृत्यु के क्षण तक का वर्णन है। प्रिय विद्यार्थी ध्यान देंगे, अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि हमें बताइए
हमें बताइए कि ये इसमें कितने अंक हैं। ठीक है, तो हम तुरंत बताएंगे कि इसमें कितने अंक हैं। इसमें कुल 5 अंक हैं। कौन कौन से? पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य। ठीक है, चौथा जो अंक है वो गांधारी का शाप है, और 5वां अंक प्रिय विद्यार्थियों हमसे 5वां अंक जो पूछा गया है, तो हमसे 5वां अंक में ये बताया गया कि इस 5वां अंक क्या है, तो विजय एक क्रमिक हत्या है। अगर हम इसके बात करें कि समापन बिंदु पे, ठीक है, समापन बिंदु पे अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो समापन बिंदु पे जो है प्रभु की मृत्यु है। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे एग्जाम में यह पूछे कि इसकी विषय वस्तु क्या है, तो आप तुरंत बताइए कि महाभारत के 18वें दिन की संध्या से, कभी कभी दोपहर कर देगा, शाम कर देगा, रात कर देगा, तो वहां ध्यान दीजिएगा 18वें दिन की संध्या से, इस शब्द को ध्यान रखिएगा। और प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का वर्णन है। प्रिय विद्यार्थियों अगर पात्रों की बात करें तो अश्वत्थामा, गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, ये सब क्या है, युवसु, ये सब जो है अंधा युग के पात्र हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने जो है 5 अंकों की बात की और विषय वस्तु की बात कर ली। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थी हमसे पूछ रहे हैं कि अब देखिए कितनी अच्छी बात और कितनी अच्छी पंक्ति। क्या कह रहे हैं कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत हैं? विद्यार्थियों हमसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि हमें बताइए कि ये पंक्तियां किसकी हैं। ठीक है, क्या शिवमंगल सिंह सुमन की हैं? ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, मैथिली शरण गुप्त की है, जानकी वल्लभ शास्त्री की है। तो प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा ये पंक्तियां किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। ये पंक्तियां किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। ठीक है, अगर हमसे एग्जाम दिया पूछे प्रिय विद्यार्थियों कि ये किस कविता से उद्धृत है, तो इनकी कविता थी जनतंत्र का जन्म नामक कविता से ये जो है लिया गया है। जनतंत्र का जन्म नामक कविता से लिया गया है। अगर आइए हम बात कर लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर की कुछ अन्य रचनाओं पर। अगर हमसे पूछे रेणुका 1935 किसकी रचना है, तो तुरंत बताइएगा ये रामधारी सिंह दिनकर की है। आपसे पूछे हुंकार 1938 किसकी रचना है, तो बताइएगा रामधारी सिंह दिनकर की है। अगर हमसे पूछे इतिहास के आंसू 1991 किसकी रचना है, तो तुरंत बताइएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और हमसे पूछे परशुराम की प्रतीक्षा 1963 किसकी रचना है, तो प्रिय विद्यार्थी तुरंत बताइएगा कि यह भी रामधारी सिंह दिनकर का है। हारे को हरिनाम रचना भी इन्हीं का है। प्रिय विद्यार्थी क्या रामधारी सिंह दिनकर को कोई पुरस्कार मिला? हाँ भैया, पुरस्कार तो मिला था। कौन सा? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इनको 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, साहित्य के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी भी मिला। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं, आइए हम लोग बात कर लेते हैं शिवमंगल सिंह की पंक्तियों पर। तो शिवमंगल सिंह की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। ठीक है, इनकी एक पंक्ति है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। अगर प्रिय विद्यार्थी मैथिली शरण गुप्त की हमसे पंक्ति पूछे तो बताइएगा कि जो पर पदार्थ के इच्छुक हैं वे चोर नहीं तो भिक्षुक है। जो पर पदार्थ के इच्छुक हैं वे चोर नहीं तो भिक्षुक हैं। ठीक है, जानकी वल्लभ शास्त्री की पंक्ति है कि गुलशन न रहा, गुलवी न रहा, रह गई कहानी फूलों की। ठीक है, देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है ना कि हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा जा रहा है कि उस समीक्षक का नाम बताइए, उस आलोचक का नाम बताइए कि जो देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास मानता है। क्या क्या नामवर सिंह मानते हैं, रामविलास शर्मा जी मानते हैं, विजय मोहन सिंह जी मानते हैं, या समीक्षक गोपाल राय मानते हैं? तो प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर होगा समीक्षक गोपाल राय। ठीक है, गोपाल राय। देखिए इस देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक कौन थे, तो देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक थे गौरी दत्त। ग से गौरी और ग से गोपाल। प्रथम उपन्यास किसने माना? गोपाल राय माना। मैंने तो ऐसे ही याद किया, तो आप भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आइए कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रथम उपन्यास अगर हम देखें कि इसका रचना काल कब है, तो 1870 ईस्वी में है। ठीक है, 1870 ईस्वी में है। ठीक है, अच्छा इसकी विषय वस्तु क्या है, तो प्रिय विद्यार्थी इसमें क्या है, स्त्रियों के पढ़ने लिखने तथा उन्हें गृहस्थ धर्म का उपदेश देने के लिए लिखा गया है। कि किस प्रकार हमारे समाज में पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी हैं।
ठीक है, ये बताया गया है। अब देखिए स्त्री की शिक्षा के साथ-साथ यह 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसमें विधवा विवाह के समर्थन की भी झलक मिलती है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग यहाँ पे गलती कर सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि बताइए हमको समालोचना दर्श शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमको बताइए समालोचना दर्श शीर्षक से, मतलब समालोचना दर्श रचना किसकी यही बताना है। लेकिन ध्यान दीजिए एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? तो प्रिय विद्यार्थियों, और ये एस्से ऑन क्रिटिसिज्म किसकी रचना थी? तो ये अलेक्जेंडर पोप की रचना थी। उसका अनुवाद समालोचना दर्श नाम से किसने किया? क्या रामचंद्र शुक्ल ने किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, या डॉक्टर नगेन ने किया, जगन्नाथ दास रत्नाकर के ने किया, या रमेश कुंतल मेघ ने किया? तो प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने समालोचना दर्श शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया। ठीक है, एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया। अगर हम इनकी कुछ प्रमुख इनकी मुख्य रचनाएं अगर देखें तो प्रिय विद्यार्थी हिंडोला है, कलकासी है, ठीक है, श्रृंगार लहरी है, गंगा अवतरण है। ठीक है, हिंडोला है, ठीक है, कलकासी किसकी रचना है? इन्हीं की है। श्रृंगार लहरी किसकी रचना है? इन्हीं की है। गंगा अवतरण किसकी है? इन्हीं की है। अगर प्रिय विद्यार्थियों अगर हम बात करें, हमसे एग्जाम में ये पूछ ले, ठीक है, आगे यह पूछ ले कि ठीक है कि समालोचना दर्श नाम से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में पद्यात्मक अनुवाद जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया, लेकिन आपसे पूछ ले कि एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, ठीक है, किसकी रचना है? तो हमें तुरंत बताना होगा अलेक्जेंडर पोप की रचना है। तो विद्यार्थियों अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? ध्यान दीजिएगा, किसने लिखा ये नहीं पूछा जा रहा कि हाँ राजकमल राय ने लिख दिया तो हमें बताइए लेखक। वो पूछ रहे हैं कि किस रचनाकार की जीवनी है? क्या निराला की है, मुक्तिबोध की है, अज्ञेय की है, या प्रिय विद्यार्थियों धर्मवीर भारती की है? तो इसका सही उत्तर होगा शिखर से सागर तक अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की जीवनी है। ठीक है, किसकी जीवनी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की जीवनी है। ठीक है, अच्छा निराला पे किसने लिखा? तो महाप्राण निराला नाम से किसने? गंगा प्रसाद बिमल ने लिखा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, महाप्राण निराला नाम से किसने लिखा? ठीक है, तो गंगा प्रसाद बिमल ने लिखा। अच्छा निराला की साहित्य साधना 1969 इस पे साहित्य अकादमी मिला, ये रामविलास शर्मा ने लिखा। ठीक है, अच्छा निराला जी पे एक लोगों ने और लिखा, निराला की आत्मकथा नाम से 1970 में किसने? सूर्य प्रसाद दीक्षित ने। ठीक है, अच्छा एक महत्वपूर्ण हमारे लिए और मुक्तिबोध पे किसने जीवनी लिखा? तो विष्णु चंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा नामक जीवनी लिखी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विष्णु चंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा नामक जीवनी लिखी। किसने? विष्णु शर्मा शर्मा ने। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों अब देखिए हमसे कथन कारण पे, ठीक है, प्रश्न पूछ रहे हैं, यह विकल्प ए और बी बना रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कौन सही है, हमको यही बता दीजिए। ठीक है, हमको यही बता दीजिए। जैसे देखिए अब ये उद्भव और विकास पे बात कर रहे हैं, भक्ति काल कह रहे हैं हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ठीक है, हमसे ये कह रहा है कि जो हिंदी में, ठीक है, भक्ति धारा का जो उदय है वो बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ठीक है, यह फिर दूसरे विकल्प में दे रहा है यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। हमसे भी कह रहे हैं कि जो है ये जो है ना भारतीय साधना परंपरा का क्या है? स्फूर्त विकास है। ठीक है, अब देखिए विकल्प बना रहे हैं ए और बी दोनों सही, ए सही बी गलत। ठीक है, ए गलत और बी सही, ए और बी दोनों आंशिक सही। ठीक है, अब देखिए देखिए अब देखिए अगर हम पहले विकल्प पे बात करें तो रामचंद्र शुक्ल के कथन से तो मिल रहा है, लेकिन आंशिक रूप से मिल रहा है कि हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी बाहरी आक्रमण की देन है, ये उन्होंने बताया है। लेकिन यही स्टेटमेंट नहीं बताया है, उन्होंने इसके संबंधित और भी बातें कही हैं। तो आंशिक रूप से सही है ए, और ऐसे विकल्प केवल एक में है। बी की भी बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा था? ठीक है, उन्होंने लिखा था कि जो भक्ति आंदोलन है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह भी आंशिक रूप से सही लग रहा है, थोड़ा सा घुमा फिरा के रखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों क्या है? आंशिक रूप से
क्या है, सही है। अगर हम बात करें शुक्ल ने क्या लिखा, तो शुक्ल ने स्पष्ट लिखा था प्रिय विद्यार्थियों, शुक्ल जी ने स्पष्ट लिखा था कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ठीक है, तो इसलिए जो देखिए ये भी आंशिक रूप से सही है और बी भी सही है, तो हमारा विकल्प डी सही होगा। ठीक है, विकल्प डी सही होगा। अब देखिए हमसे फिर पुनः जो है ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कथन मतलब कथन 1 और कथन 2 के, और पूछ रहे हैं कौन सा सही। कह रहे हैं विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। हमसे प्रिय विद्यार्थियों पूछा ये जा रहा है कि जो विभावन विभावन व्यापार है, ठीक है, विभावन व्यापार है, ठीक है, रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। ठीक है, हाँ ठीक है, सुदृढ़ भूमिका है। फिर कह रहे हैं कि विभाव ही रस का हेतु है, मतलब विभाव ही क्या है, रस का कारण है, हेतु है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले कथन पर प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात करें, कह रहे हैं कि विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। ठीक है, अब देखिए इस हिसाब से तो ये सही हो गया, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें विभावन व्यापार की 3 क्रियाओं की, तो उसमें अभिधा क्रिया है, भावकत्व क्रिया और भोजकत्व क्रिया है। ये तीनों क्रियाएं रस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि विभावन व्यापार, ठीक है, विभावन व्यापार क्या है, महत्वपूर्ण रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है, तो ये एकदम सही है। लेकिन हम विकल्प बी की बात करें कि विभाव ही रस का हेतु है, ठीक है, हम बात करें तो ये जो है ना, ये सही है, ये सही है, ये सही है। लेकिन अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों अगर हम बात करें दूसरे कथन पे, तो यह जो है आंशिक रूप से सही है। क्यों? क्योंकि देखिए विभाव रस का हेतु, ठीक है, हेतु मतलब कारण होता है, परंतु केवल विभाव ही रस का हेतु नहीं होता है। ठीक है, विभाव के साथ साथ अन्य भाव भी महत्वपूर्ण होते हैं ना, तो कारण केवल विभाव हम कहते हैं, तो ये तो आंशिक रूप से सही है, तो हमारा बी डी विकल्प सही हो जाएगा, हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। देखिए अब ये सारे प्रश्न अभी अगर हम रिपीट कर देना टीजीटी पीजीटी में, तो पसीने आ जाएंगे, लोगों को पसीने आ जाएंगे, लिख के जा रहा हूं मैं। इसलिए आप प्रश्न की गंभीरता को समझिए, ये मत सोचिए कि नेट के प्रश्न है, ये आप सोचिए अगर ऐसे प्रश्न बन गए ना, और ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करके अगर जाएंगे ना, तो हम लोग की जो बौद्धिक क्षमता है ना, वो इतनी विकसित हो जाएगी, वो पूछेंगे कुछ भी हम लोग उत्तर सही बताएंगे उन्हें। ठीक है, देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे ये पूछ रहे हैं कि हमको ये बताइए कि छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। हमसे कह रहे हैं कि छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि छायावाद, ठीक है, छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। हाँ भाई एकदम सही है, छायावाद और रहस्यवाद की अगर हम बात करें तो तात्विक भेद नहीं है, तो ये सही हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, अगले विकल्प में कह रहे हैं कि छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है, तो बी विकल्प क्या है, आंशिक रूप से सही है। विकल्प की बात करें तो आंशिक रूप से सही है। ठीक है, अगर हम देखिए अब पहले विकल्प हम लोग बात करते हैं कि छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर नगीन लिखते हैं कि जहां तक भाषा शैली का प्रश्न है, छायावाद और रहस्यवाद में समानता पाई जाती है, मतलब तात्विक भेद नहीं है, ये बात तो सही है क्योंकि समानता पाई जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें विकल्प बी की कि छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है, तो डॉक्टर नगेंद्र पुनः लिखते हैं कि यद्यपि परिणाम की दृष्टि से इन काव्यधाराओं में छायावादी रचनाएं सबसे अधिक नहीं है, फिर भी वे निश्चित रूप से इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस मान्यता के 3 कारण हैं। पहला तो यह है कि कवित्व की दृष्टि से अर्थात अनुभूति की तीव्रता, सूक्ष्मता और अभिव्यंजना शिल्प के उत्कर्ष की दृष्टि से यह काव्य राशि सर्वश्रेष्ठ है। प्रिय विद्यार्थियों अगर हम बात करें तो यह उत्तर सही है कि छायावाद और रहस्यवाद में क्या है, तात्विक भेद नहीं है, ये एकदम सही है। अगर हम बात करें कि छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है, तो यह आंशिक रूप से सही है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न पुनः उसी टाइप का प्रश्न है, और ये तीनों प्रश्न जितने महत्वपूर्ण है ना, अगर ये रिपीट हो गए टीजीटी पीजीटी में, तो ये जान लीजिए कि आप अगर बिल्कुल ध्यान से नहीं देंगे, प्रश्नों को पढ़ेंगे और प्रश्न
जो मैं बातें बता रहा हूँ अगर नहीं सुन रहे हैं तो ये पुनः अभी आपके सामने पुनः पेपर करा दिया जाए, ठीक है, यही प्रश्न आ जाए तो आप गलत कर देंगे। देखिए हमसे कह रहा है कि नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो नई कविता में निरूपित मनुष्य है वो मात्र द्वंद्वग्रस्त है। भाई साहब मात्र द्वंद्वग्रस्त है, ये तो आंशिक रूप से सही बात हो रही है ना, आंशिक रूप से सही बात हो रही है, ठीक है, आंशिक रूप से सही बात हो रही है। ठीक है, अब फिर हमसे कह रहे हैं नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि जो नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है कि जो जो क्या नाम है, नई कविता है मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। ठीक है, मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है, ये आंशिक सही, ये क्या है, एकदम सही है। लेकिन कह रहा है कि नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है, यह आंशिक रूप से सही है, हमारा विकल्प सी सही होगा। ठीक है, विकल्प सी सही होगा। अब आगे हमारे प्रश्न नौकरी वाले जो पुनः रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार, ध्यान दीजिएगा, काल क्रमानुसार आरोही क्रम, ऐसे प्रश्न पूछा जाए या फिर जन्म क्रमानुसार, ऐसे प्रश्न पूछे तो उन्हें क्रम से लगाना होता है। कह रहे हैं कि सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, एक विकल्प पकड़िए कोई भी, आपको पता है अगर ना तो आप सही उत्तर ढूंढ लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम लोगों ने विकल्प ए को पकड़ लिया और हम लोग तुरंत लिखेंगे कि कौन कब क्या था, तो अभी बातें बहुत सी क्लियर होने वाली हैं। जैसे विश्व बंधु विनोद, ठीक है, मिश्र बंधु विनोद प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछे तो ये कब था, तो ये प्रथम भाग 1913 और चौथा भाग 1914, प्रथम 3 भाग 1913, तो हमको प्रथम भाग से ही मतलब है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1889, मतलब 1888 हम लोग मानेंगे। कह रहे शिव सिंह सरोज, तो ये 1883 में है। ठीक है, 1883 में है। इश्तवार दिला लेते तू हिंदुस्तानी, सबसे पहले यही है। ठीक है, ये कब आया, तो यह 1939 में आया। ठीक, 1839 में आया। ठीक है, 1839 में आया। द्वितीय भाग कब आया, तो यह जो 8 वर्षों बाद 1847 में आया। प्रिय विद्यार्थियों टीजीटी 21 में यह प्रश्न पूछा गया कि इसका दूसरा संस्करण कब आया, तो दूसरा संस्करण कब आया, 1871 ईस्वी में आया। ठीक है, तो अभी हमारा उद्देश्य क्या है प्रिय विद्यार्थियों, हमारा उद्देश्य है इस प्रश्न को सही करना। तो सबसे पहले कौन सा होगा, 1839 वाला, मतलब इस्तवार दिला लित्तूर हिंदुस्तानी, ये हो गया। फिर शिव सिंह सरोज 1883, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888, मिश्र बंधु 1913, तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। विकल्प बी क्या होगा, सही होगा, विकल्प बी सही होगा। आइए हम लोग पुनः पुनः बात करते हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछे इस्तवार दिला लित्तूर एंदुई हिंदुस्तानी, इसका प्रथम भाग कब आया, तो 1839 में। द्वितीय भाग पूछे तो 1847 में। शिव सिंह सरोज कब आया, तो 1883 ईस्वी में। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान कब आया, तो 1888 ईस्वी में। फिर विद्यार्थियों अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि मिश्र बंधु विनोद कब आया, तो प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में। कभी एग्जामिनर आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है, जैसे नेट जो परीक्षा कैंसिल हुई उसमें पूछा कि मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं, तो मिश्र बंधु विनोद के कुल 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग कब आए, 1913 में आए। आंख बंद करके बताइए कि चौथा भाग कब आया, तो 21 वर्ष जोड़ दीजिएगा और किसी को ये बात बताइएगा मत, तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा 1934। ठीक है, तो हमारा विकल्प बी सही हो गया। आइए अब हम लोग 22 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न आज भी नेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि देखिए पता है आपको, यूपी जीडीसी की परीक्षा में सीधे पूछा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है। देखिए हम लोगों ने एक संस्कार बनाया कि जो हमसे अगर क्रम पूछता है तो हम लोग सबसे पहले कोई एक विकल्प पकड़ते हैं और उनको तोड़ तोड़ के आगे चलते हैं। जैसे आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो भैया 1828 में हुई। प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग ने किया, कब हुई, 1867 में हुआ। ठीक, 1867 में हुआ। आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो दयानंद सरस्वती ने किया। वेदों की और लौटो का नारा दिया 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया,
कब किया? तो 1897 ईस्वी में किया। ये तो सही क्रम निकल गया हम लोगों का। पहला विकल्प क्या हो गया? हम लोगों का सही हो गया। तो विद्यार्थियों घबराइए मत, मैं पुनः बात करूंगा इन विकल्पों पे। आइए मेरी बातें ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, यूपीजीडीसी की परीक्षा 2020 में यह प्रश्न पूछा है कि भैया हमको बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो राजा राममोहन राय ने किया, 1828 में किया। ठीक है, अगर आपसे पूछे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया, तो आत्माराम पांडुरंग भी दे सकता है और गोविंद रनाडे, लेकिन दोनों है तो आप आत्माराम पांडुरंग लगाएंगे। अगर आत्माराम पांडुरंग नहीं है तो गोविंद रनाडे लगा दीजिएगा, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने किया? दयानंद सरस्वती ने किया। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया। ठीक है, तो हमारा पहला विकल्प सही है। आइए अब हम लोग छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम कौन सा है, हमको ये बताइए भैया कि छायावाद के जो चार चतुष्टय हैं उनमें कौन पहले जन्म लिया, कौन बाद में, कौन उनसे बाद में और कौन सबसे अंतिम में है। तो हम लोग पहले विकल्प को पकड़ेंगे और अपनी बातों को तोड़ तोड़ के सही कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कब जन्म हुआ इनका? 1900 में। जयशंकर प्रसाद सबसे पहले यही आए थे भाई साहब 1889 में। निराला 1899 में। ठीक है, निराला 1899 में। महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी में। ठीक है, तो पहला विकल्प हम लोग का सही नहीं है। सबसे पहले हम लोग को प्रसाद खोजना है। ठीक है, तो प्रसाद दूसरे विकल्प में है। फिर किसे खोजना है? फिर हमें 99 में निराला को खोजना है। ठीक है भैया, है 99 निराला, ऐसे याद कर लिए 99 निराला, सुमित्रा पंत 1900 में और महादेवी वर्मा जो है, प्रिय विद्यार्थियों महादेवी वर्मा जो है वह 1907 में। हमारा विकल्प बी सही हो गया। हमारा विकल्प बी सही हो गया प्रिय विद्यार्थियों, हमारा विकल्प बी सही हो गया। आइए अब हम लोग तोड़ के बात करते हैं। अगर हमसे पूछे कि जयशंकर प्रसाद की रचना कब हुई, तो 1889 में हुई। कह दे एग्जामिनर अच्छा थोड़ा रचना उचना बता दीजिए, कुछ जानते हैं? तो बताइएगा हाँ, बब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913। ठीक है, आपसे पूछे निराला का जन्म पता है आपको, तो बताइएगा हाँ 1899 में। कह रचना बता दीजिए, तो तुरंत बताइएगा भैया गीतिका, गीतिका 1936 ईस्वी में। ठीक है, इसका सन भी पूछा प्रिय विद्यार्थी। गीतिका एक बार पूछा नेट की परीक्षा में किस वर्ष है, तो 1936 में। ठीक है, आपसे पूछे तुलसीदास, तुलसीदास नामक काव्य किसका है, तो बताइएगा भैया तो निराला जी का है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भैया बताइए पंत जी का जन्म कब हुआ, तो आप बताइएगा 1900 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अगर पूछे ग्रंथी, वीणा, पल्लव, ठीक है, पल्लव, पल्लव बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। शुक्ल जी ने ना इसकी चर्चा 2-3 बार की, इसलिए पल्लव को ध्यान रखिएगा। 1828 में किसकी है? पंत जी की है। महादेवी वर्मा की रचना है निहार रस नीरजा सान्वेगी। ठीक है, ये किस काव्य संकलन में, काव्य संग्रह में आया, तो ये यामा में आया। ठीक है, शुक्ल जी ने चर्चा किया है, तो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भैया हमको ये बता दीजिए कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से, ठीक है, जो निम्न काव्य कृति है उनका सही क्रम क्या है। हमारा एक संस्कार है प्रिय विद्यार्थियों, हम पहले विकल्प को पकड़ते हैं, तोड़ तोड़ के सही उत्तर लाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम बात करें गीत फरोज की, तो ये कब है? 1956 ईस्वी में है। ठीक है, युगवाणी की अगर हम बात करें, ये कब है? ठीक है, किसकी रचना है, तो पहले ये जानिए सुमित्रानंद पंत की है। ठीक है, युगवाणी किसकी है? देखिए वाणी, वाणी, ठीक है, वीणा, युगवाणी, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सब सुमित्रानंद पंत की हैं। युगवाणी कब आया प्रिय विद्यार्थी? यह तो आया था 1939 में, 1939 में। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि छायावाद के लेखकों का क्रम, छायावाद की विशेषता, इससे संबंधित हम लोग तीसरा चौथा प्रश्न सही कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आधुनिक काल, उसमें भी छायावाद। ठीक है, शुक्ल की एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए कि छायावाद के विषय में शुक्ल लिखते हैं कि फैंटस माटा शब्द का यूज, ठीक है, और उसका अर्थ बताते हैं छाया। यह भी कभी पूछ सकता है। एक बार पूछा, शुक्ल ने बताया कि छायावाद को दो अर्थों में समझना चाहिए। एक क्या? एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा पद्धति विशेष या काव्य शैली के अर्थ में। यह भी हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए युगवाणी 1939 में आ गया। ठीक है, 1939 में आ गया, 1939 में आ गया। गीत फरोज 56 में। हरी घास पर क्षण भर किसका है? अज्ञे जी का है। ठीक है, ये कब आया? तो 1949 में आया। कुकुर मुत्ता किसका है? तो निराला जी का। ये कब आया? तो प्रिय विद्यार्थी कुकुर मुत्ता 1942 में आया। तो सबसे पहले तो हमें क्या खोजना है? युगवाणी खोजना
समझना है, ठीक है। युगवाणी, फिर कुकुरमुत्ता, युगवाणी पुनः लिखेंगे हम लोग 1939, ठीक है, 1939। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता पुनः लिखेंगे 1942 में, ठीक है। हरी घास पे क्षण भर पुनः लिखेंगे भैया, भैया ये तो 1949 में था। गीत फरोश 1956 में। तो प्रिय विद्यार्थियों हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा युगवाणी, कुकुरमुत्ता, हरी घास पे क्षण और गीत फरोश, ठीक है। हम लोग अपने उत्तर पर पहुंच गए। अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है अगले प्रश्न पर कि हमें उपन्यास का क्रम बताइए, वो भी भैया निराला के उपन्यास का क्रम बताइए और किसी का नहीं। कह रहे हैं कि निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? प्रिय विद्यार्थियों उपन्यास से प्रश्न आते हैं और काल क्रमानुसार आते हैं। जैसे इस बार क्या है, इस बार पूछ लिया कि नागार्जुन के उपन्यासों का क्रम बताइए, जो अभी नेट दिसंबर की परीक्षा 2024 की समाप्त हुई, इसमें पूछा नागार्जुन के उपन्यासों का क्रम बताइए। देखिए हम लोग का एक संस्कार है कि हम लोग पहले विकल्प को पकड़ेंगे और आगे चलते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, भैया सब इन्हीं का है, लेकिन ध्यान दीजिए अप्सरा कब था इनका? तो 1931 में था। अलका कब था? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अप्सरा अलका कब था? 1933 में है, ठीक है, 1933 में। निरुपमा कब है प्रिय विद्यार्थियों? निरुपमा 36 में है, ठीक है। प्रभावती कब है? ठीक है, प्रभावती अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो प्रभावती प्रभावती भी 1936 ईस्वी में है। प्रिय विद्यार्थी अगर पूछे कुल्ली भाट, बिल्ली सुर बकरियां, ठीक है, कुल्ली भाट 39 में है, बिल्ली सुर बकरियां 42 में है, ठीक है। चोटी की पकड़, ठीक है, कुछ लोग इसको अपूर्ण उपन्यास मानते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान दीजिएगा, हमको बस इतना ध्यान रखना है चोटी की पकड़ निराला का उपन्यास है, ठीक है। अप्सरा की अगर बात करें तो हमारा पहला विकल्प सही हो जा रहा है प्रिय विद्यार्थी, 1931, 1933 और 1936 निरूपमा, 1936 प्रभावती। अगर हम अप्सरा के विषय वस्तु की बात करें तो इसमें अभिजात कुलीन युवक और वेश्या की पुत्री के प्रेम का चित्रण है। अगर अलका की बात करें तो अवध के किसानों का चित्रण है। अगर निरूपमा की बात करें तो रूढ़वादी ग्रामीण समाज का चित्रण है। और प्रभावती की बात करें तो ऐतिहासिक रोमांस की चर्चा है। अब देखिए अब देखिए अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण, एकदम दिल लगा के पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपको दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। देखिए कह रहे हैं आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलन का सही अनुक्रम कौन सा है? हमसे प्रिय विद्यार्थियों एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ रहा है कि आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलन का सही अनुक्रम कौन सा है, ठीक है। अब देखिए कविता आंदोलन का सही अनुक्रम आपको बताना है। मतलब अगर आपको ये पता हो ना कि पहले प्रगति आया, प्रयोग आया, नई कविता आया, फिर कविता आया, तो भी आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं, ठीक है, तब भी आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए प्रगतिवाद कब था? तो भैया ये तो 1936 से 43 था। हाँ भैया ये तो 1936 से 43 था। प्रयोगवाद कब था? तो ये तो 1943 से 53 था भैया। हाँ भैया सही कह रहे हैं आप, ये 1943 से 53 में था। कहीं कहीं 51 में मिलता है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछे कि नई कविता, ठीक है, नई कविता, तो नई कविता क्या है? 1952 से मिलता है, ठीक है, कहीं कहीं 54 मिलता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे नई कविता 1954। आ कविता, आ कविता, आ कविता ये 1960 में, ठीक है, 1960 में। तो हमारा पहला विकल्प सही हो रहा है कुल मिला जुला के, और हम लोग अपना प्रश्न सही करके आगे निकल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि प्रमुख, देखिए आज भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, हमसे पूछ रहा है कि प्रमुख भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है? क्या सबसे पहले आनंद वर्धन जन्म लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एक संस्कार है, हम लोग एक विकल्प को पकड़ेंगे और अपनी बातें तोड़ेंगे। आनंद वर्धन ध्वनि 9वीं सदी के थे, ठीक है, आनंद वर्धन कब थे? 9वीं सदी थे। भरत मुनि 2री शताब्दी, जगन्नाथ क्या है? 17वीं शताब्दी, ठीक है। विश्वनाथ क्या है? 14वीं शताब्दी। देखिए विश्वनाथ और जगन्नाथ में मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो मैं एक बार प्रश्न गलत भी किया, तो मैं ऐसे सोचा ना कि ये विश्वनाथ है, ठीक है, मैंने ऐसे विश्वनाथ को लिखा और फिर ऐसे मैं दिमाग लगाने लगा कि भैया अब ये गलत ना हो। तो फिर मैं क्या किया, मैं इनकी मात्रा को मिटाया ऐसे, ठीक है। और फिर मुझे चाहिए था नौकरी के बारे में सोचना था कि भाई मुझे नौकरी चाहिए तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर मैं ये सोचने लगा ना विश्वनाथ में ये 14 लिखा है इन्होंने, ठीक है, 14 लिखा है, ठीक है, 14 लिखा है। फिर तब से मैं ना गलत ही नहीं करता हूँ, विश्वनाथ जो लिखते हैं तो विश्वनाथ में पढ़ के ना सीधे मुझे दिखता है ये 14वीं सदी लिखा है, ठीक है। जैसे आप इस मात्रा ई की मात्रा को मिटा दीजिए और ये सोचिए 14 लिखा है। भैया नौकरी पाना, प्रश्न सही करना है तो करना पड़ेगा ये सब, ठीक है। और देखिए इस हिसाब से देखिए सबसे पहले कौन आ गया? तो भरत मुनि आ गया, फिर आनंद बड़ा 9वीं, विश्वनाथ 14वीं और जगन्नाथ। हमारा विकल्प बी सही हो गया, हमारा विकल्प बी सही हो गया प्रिय विद्यार्थियों, हमारा विकल्प बी सही हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न पर, हमसे पूछा ये जा रहा है कि उपन्यास है, महिला उपन्यासकार
के उपन्यास हैं, ठीक है। आप इनका क्रम बताइए, ठीक है, सही अनुक्रम क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे, आवा 2000 में चित्र बना दी, ठीक है। तो आवा इसका, ठीक है, आवा 2000 में चित्र बना दी, मतलब चित्रा मुदगल का 2000 ईस्वी में है ये, ठीक है, व्यास सम्मान भी मिला है। चाक किसका है? चाक तो भैया मैत्री पुष्पा जी का है, लेकिन हमको ये नहीं पूछ रहा है कि किसका है, हमसे पूछ रहा है कि कब है। तो ये 1997 ईस्वी में है, ठीक है। कब है? तो ये 1900 कब है? चाक 1997 में है, ठीक है। आवा कब है? 2000 ईस्वी में है, ठीक है। अब देखिए, रुकोगी नहीं राधिका, ठीक है, रुकोगी नहीं राधिका कब है? तो 1967 में है। और आपका बंटी कब है? तो 1971 में। हमको एक बात पता चल गई कि आपका बंटी हमें सबसे लास्ट में खोजना है, सबसे लास्ट में खोजना हो। मिल गया मिल गया मिल गया, आपका बंटी सबसे लास्ट में मिल गया। मतलब चाक हमसे पूछे चाक उपन्यास कब है, तो 1997 में है। आवा 2000 में चित्र बना दी, मतलब चित्रा मुदगल 2000 ईस्वी। रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी में है, ठीक है। उषा प्रियम बदा का है, ठीक है। रुकोगी नहीं राधिका किसका है? उषा प्रियम बदा का है। आपका बंटी मनु भंडारी 1971, चाक मैत्री पुष्पा 97, आवा चित्रा मुदगल 2000 ईस्वी, ठीक है। तो हमारा चौथा विकल्प क्या है? सही हो गया है, ठीक है। किसी को बताइएगा मत कि हमारा चौथा विकल्प क्या है, सही हो गया है। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? क्या हमसे हमारे घर का नाम पूछ रहा है, या फिर या फिर किसकी सरकार बनी ये पूछ रहा है? नहीं, ये तो हमसे कुछ क्वेश्चन और कुछ पूछ रहा है। कह रहा है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है। हमसे पूछ रहा है कि भैया ठीक है, हम जानते हैं कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा है, उसमें कुछ लेखक भी हैं, लेकिन हमें लेखक से नहीं मतलब है, हमसे कवि से नहीं मतलब है, हमें मतलब है तो उनकी रचनाओं के क्रम से। हम देखिए, अब हमारा एक संस्कार, हम लोग पहले विकल्प को पकड़ेंगे और तोड़ेंगे, ठीक है। अब ये कब था? तो ये कब था? 1379 में किसका है? मुल्ला दाऊद का है, ठीक है। 1379 में मुल्ला दाऊद का है, ठीक है। मृगावती कहीं 1503 कहीं 1501, चलिए हम 1501 मान लेते हैं, ठीक है। ये किसका है? कुतुबन का। पद्मावत 1540 में किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, ठीक है। मधुमालती ये किसकी रचना है? तो मंजन जी की है 1545। ओह, ये तो हमारा विकल्प ही मिल गया उत्तर वाला, हमारा पहला विकल्प सही हो गया, हमारा पहला विकल्प क्या है? सही हो गया। अब देखिए हमें क्या है, निम्नलिखित रचनाकारों, ठीक है, प्रश्न को इतने मन से पढ़ना है ना कि जैसे आप किसी के शादी का कार्ड, जैसे अपने शादी का कार्ड पढ़ रहे हो, ठीक है, कि कहीं गलतियां ना हो पाए, ठीक है। अब देखिए हम लोग अब इस प्रश्न को पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि जैसे लग रहा है अपने शादी का कार्ड पढ़ रहे हो और गलतियां ना हो भैया, नहीं तो पूरे जो है रिश्तेदारी में होने वाली है बेइज्जती। अब देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए, ठीक है। हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए, ठीक है। अब देखिए कर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कौन सी रचना है? लक्ष्मी सागर वासरे की रचना कौन सी है? और विद्यार्थी मिश्र बंधु की रचना कौन सी है? तो रामविलास शर्मा की है, ठीक है। हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा प्रिय विद्यार्थियों कि हम लोग आसान से चलेंगे, ठीक है। हम लोग आसान से चलेंगे, जैसे देखिए हम लोग आसान से सबसे, देखिए सबसे चर्चित इसमें कौन है? तो सबसे चर्चित है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनका इतिहास, तिमिरनाशक, भूल, हस्तामलक, युग वासिष्ठ के चुने हुए श्लोक, राजा भोज का सपना, ये सब इनकी रचना है। तो सबसे पहले ए का चौथा, ठीक है, ए का चौथा एक विकल्प में है, हमें उत्तर पता चल गया है, लेकिन हमारा एक संस्कार है भैया, ठीक है। जब तक हम पूरे शादी का कार्ड पढ़ नहीं लेंगे तब तक आगे नहीं चलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक गलती हमें क्या है, एक गलती हमारा पूरी बेइज्जती करा देगी रिश्तेदारी में, ठीक है। तो हम ध्यान देंगे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भूगोल हस्तामलक, ठीक है, भूगोल हस्तामलक है, ठीक है। अच्छा, लक्ष्मी सागर वासड़े की रचना तब कौन सी हो गई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज हो गई। हम लोग को एक नई बात पता चली कि फोर्ट विलियम कॉलेज लक्ष्मी सागर वासड़े, ठीक है। मिश्र बंधु की कौन सी रचना है? तो हिंदी नवरत्न 1910, एक बार हायर में इसका सन पूछ लिया, ठीक है। ये आलोचनात्मक पुस्तक है हिंदी नवरत्न, ठीक है। तो हम लोग अभी सही चल रहे हैं, सी का पांचवा, ठीक है। रामविलास शर्मा की रचना कौन सी है? ठीक है, भाषा संस्कृति और हिंदी प्रदेश, ठीक है। इसके दो खंड थे, भाषा संस्कृति और हिंदी प्रदेश। ये रचना किसकी है? तो रामविलास शर्मा की है। अच्छा, ये किसकी रचना है? भाषा और संवेदना। यही प्रश्न को कठिन बना रहा है प्रिय विद्यार्थियों। ये रचना है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की। किसकी? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? विकल्प सी सही हो गया, ठीक है, विकल्प सी सही हो गया। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित रचनाकारों, ठीक है, के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए, ठीक है।
उन्हीं की रचनाओं का सुमेलन कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में बहुत पीटेगा आपको। देखिए कह रहा है कि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है, तो सबसे आसान पहले मिलाते हैं, तो वर्ण रत्नाकर, ठीक है, ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी में, ठीक है, ध्यान दीजिए, गद्य रचना था ये। दामोदर शर्मा की कौन सी रचना है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, अब देखिए ये भी गद्य रचना है, मतलब 3 गद्य रचना इसमें आया है, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि भैया हमको ये बताइए कि नरपति नाल किसकी रचना है, तो बीसल देवरासो की है 1155 ईस्वी में या 12वीं शताब्दी में, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा ए का क्या जा रहा है, चौथा, अभी हम लोग देखेंगे जोड़ा किसका, राउरबेल, ठीक है, ध्यान देंगे। ए का हम लोग का चौथा जा रहा था, ठीक है, तो ए का ही विकल्प में सही है भैया, ए का ही विकल्प में सही है और यही सही उत्तर हमारा हो गया, पहला सही उत्तर हो गया, ठीक है, पहला सही उत्तर हो गया। क्या सही उत्तर हो गया कि ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर हो गया, ठीक है, दामोदर शर्मा का उक्त व्यक्त प्रकरण हो गया, नरपति नाल बीशल देव रासो 12वीं सदी, रोडा का राउरबेल, ठीक है, 10वीं सदी, दलपत विजय कुमार रासो 9वीं सदी, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, अब देखिए छायावाद से पुनः प्रश्न है, ठीक है, अगर एक रचना पूछ लिया तो भाई पुनः तो मानेंगे हम। चौथा पांचवा प्रश्न है ये, कह रहे हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना इसमें से बताइए और मिलाइए तुरंत, ठीक है। घनानंद केशव, सबसे आसान पहले हम लोग मिलाएंगे, हम लोग को पता है केशव की कवि प्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, हमको कुछ नहीं आता, हम लोग सी का पहला मिला लिए, सी का पहला क्या किसी में है, हाँ इसी में है, ठीक है। हमको उत्तर पता चल गया कि हमारा चौथा विकल्प लग रहा है सही हो जाएगा, लेकिन हम लोग चारों विकल्प को, सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन, क्या ग्राम्य है, हाँ भैया 1940 में ग्राम्य है, ठीक है। घनानंद की कौन सी रचना है, इश्कलता, ठीक है, कुतुबन की मृगावती, ठीक है, तो हमारा विकल्प क्या है, हमारा विकल्प डी सही हो रहा है, हमारा विकल्प डी सही हो रहा है, ठीक है, हमारा विकल्प क्या है, डी सही हो रहा है। कवि प्रिय कब था, 1601 में, मृगावती कब था, 1500, 1500, 1501 में, ठीक है, 1501 में, ग्राम्य 1940 में, ठीक है, ग्राम्य, लहर कब है भैया, लहर 1933 में है, इसका लता का तो सन मिलता नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न, और ये भी देखिए कह रहा है निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब रघुवीर सहाय की, श्रीकांत वर्मा की, रामदास सिंह दिनकर की, केदारनाथ अग्रवाल की, तो सबसे पहले हम लोग देखिए हम लोग आसान को खोजेंगे, हमको कुछ नहीं पता, हमको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। अब हम लोग देखिए सी का पचवा कहीं मिल रहा है, एक विकल्प मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा एक संस्कार है, हम चारों पूरे कार्ड को अच्छे से पढ़ेंगे, शादी का कार्ड है ये समझिए, हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। रघुवीर सहाय की रचना कौन सी है, आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, ठीक है। अब इसको मैं कैसे याद किया, मैं कहता हूँ आत्महत्या के विरुद्ध हे रघुवीर हे राम जी सहायता करिए, ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध सहायता करिए। अब देखिए श्रीकांत वर्मा की कौन सी रचना है, तो माया दर्पण है भैया, माया दर्पण है, श्रीकांत वर्मा की अगर रचना पूछे माया दर्पण, अब देखिए यही पूछ ले माया दर्पण किसी रचना गलत कर देंगे लोग, ठीक है। दिनकर की रचना कौन सी है, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, अभी हम लोगों ने दिनकर से देखिए दूसरा प्रश्न है, इनकी पंक्ति से पूछा कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, ये पंक्तियां पूछा, देखिए अब पुनः इनकी रचनाओं से भी प्रश्न पूछ लिया। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे कि अनामिका काव्य किसका है, तो ये तो निराला जी का है, तो इनसे तो कोई मतलब ही नहीं। केदारनाथ अग्रवाल का सोवियत लैंड पुरस्कार मिला, फूल नहीं रंग बोलते, ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते, हमारा पहला विकल्प सही हो रहा है और इस विकल्प को सही कर लिया है हम लोगों ने। अब देखिए पुनः रिवीजन करें, रघुवीर सहाय का क्या, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, श्रीकांत वर्मा का माया दर्पण है 1967, दिनकर जी की रचना परशुराम की प्रतीक्षा 1963, केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना 1905 में फूल नहीं रंग बोलते, सोवियत लैंड पुरस्कार मिला, निराला की रचना अनामिका जो 1923 में प्रकाशित हुई, ठीक है। अब देखिए हमसे पुनः जो है मेल से प्रश्न पूछ रहा है कि सूची एक को सूची दो से मिलाइए और कृति है उनसे मिलाइएगा और कुछ नहीं। अब देखिए एक हो युगाधार, वो तो सोहनलाल त्रिवेदी का, लेकिन यहाँ युग धारा सबसे आसान, पहले हम लोग मिलाएंगे, ए का चौथा, ए का चौथा, हमें उत्तर मिल गया, लेकिन हमारा संस्कार, हम पूरे प्रश्नों को पढ़ेंगे। नरेश मेहता की कौन सी रचना है, तो संशय की एक रात है, ठीक है, सही चल रहा है हिसाब किताब। अब देखिए सतपुरा के जंगल किसका, भवानी प्रसाद मिश्र का, केदारनाथ सिंह का है अकाल में सारस, ठीक है, अकाल में सारस, ठीक है, हमारा विकल्प बी सही है प्रिय विद्यार्थियों, विकल्प बी सही है। अगर देखिए हमसे पूछे अकाल और उसके बाद, तो ये तो नागार्जुन का है, ठीक है, अकाल दर्शन पूछे तो ये किसका, धुमिल का है, ठीक है, अकाल में सारस ये किसका, केदारनाथ सिंह जी का है, किसका है, तो केदारनाथ सिंह का। आत्मजयी किसका है, तो आत्मजयी प्रिय विद्यार्थियों कुंवर नारायण जी का है, ठीक है, किसी को बताइएगा मत, लेकिन ये कुंवर नारायण जी का है, ठीक है,
कुंवर नारायण जी का है। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे पूछा ये जा रहा है, अब देखिए यह भी जो है ना, यह भी कृतियों को मिलाने का प्रश्न है। हमसे पूछ रहे हैं कि रस मीमांसा, ठीक है, साहित्यालोचन, ठीक है, साहित्यालोचन किसका है? साहित्यानुशीलन तो शिवदान सिंह चौहान का है, लेकिन हमसे पूछा कि साहित्यालोचन किसका है, तो प्रिय विद्यार्थी तुरंत बताएंगे 1922 ईस्वी में यह जो है श्याम सुंदर दास जी का है। ठीक है, श्याम सुंदर। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल का है, मतलब बी का पहला जा रहा है, बी का पहला जा रहा है। अब देखिए और क्या विकल्प में है, ठीक है, बी का पहला, पहले हम लोग उत्तर सही करेंगे अपना, बी का पहला किसमें है, तो दो विकल्पों में जा रहा है, ठीक है, लड़ाई भी बाकी है। धर्मवीर बात, सी का तीसरा, ठीक है, सी का तीसरा, ये भी लड़ाई जारी है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन ध्यान दीजिए हम लोगों ने पढ़ा था अभी प्रिय विद्यार्थियों की साहित्यालोचन किसका है, श्याम सुंदर दास का है, मतलब ए का चौथा हम लोग लड़ाई जीत चुके हैं कि विकल्प डी सही है। तमाल के झरोखे से किसकी रचना है, तमाल के झरोखे से क्या विद्या निवास विकल्प में है, हाँ विद्या निवास हम लोगों ने विकल्प में देखा था कि विद्या निवास मिश्र। तो तमाल क्या इनकी कौन सी रचना है, तमाल के झरोखे से, ठीक है, तो हमारा विकल्प डी सही हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग विकल्प डी को सही करके आगे बढ़ेंगे, कुछ समय नहीं है। अच्छा, थोड़ा रचनाओं के प्रकाशन वर्ष पे भी ध्यान लेते हैं, ठीक है। विकल्प डी सही हो रहा है, विकल्प डी क्या है, सही हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें साहित्यालोचन 1922 में, रस मीमांसा 1949 में, ठेले पर हिमालय 1958 में, तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए किसानों, अब हमसे कह रहा है कि किसानों का देश किसका है, गवई गंधगुला, विवेकी राय, किसानों का देश 1956 में विवेकी राय का है। अब देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या महिला उपन्यास से प्रश्न है क्या, नहीं, सब मिला के प्रश्न है, महिला और लेखक दोनों मिला के प्रश्न पूछा है कि कृष्णा शोभती का कौन सा उपन्यास है, ठीक है, क्या समय सरगम कृष्णा शोभती का है, हाँ समय सरगम कृष्णा शोभती का है, सम्मानित रचना है, हाँ पुरस्कृत रचना है, ठीक है। शिला शुक्ल का क्या है, तो विश्रामपुर का संत है, शायद इस पे व्यास सम्मान भी मिला है। राय मासूम रजा का कौन सा है, टोपी शुक्ला है, ठीक है। कमलेश्वर का क्या है, कितने पाकिस्तान है, ठीक है, कितने पाकिस्तान है। अब देखिए कितने पाकिस्तान किसकी रचना है, तो कितने पाकिस्तान जो है कमलेश्वर की रचना है, कितने पाकिस्तान किसकी रचना है, तो कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। अब देखिए ए का तीसरा, ठीक है, ए का तीसरा, ठीक है, बी का चौथा, ठीक है, सी का दूसरा, ठीक है, डी का पहला, तो हमारा पहला विकल्प जो है सही हो रहा है। प्रकाशन वर्ष की बात कर ले, कृष्ण सोबती का समय सरगम 2000 ईस्वी में, विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी में, टोपी शुक्ला 1969 में, कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी में। जुलूस किसका है, तो जुलूस रेणु की रचना है, जुलूस किसकी रचना है, रेणु की, रेणु की रचना है, ठीक है। तो हमारा विकल्प जो है प्रिय विद्यार्थियों ए सही हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उससे पहले थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने ये पूछा जा रहा है हमसे कि हमें ये बताइए, सूची एक को सूची दो से मिलाइए और कहानीकारों की उनकी कहानियों के साथ सम्मेलन कीजिए। चंद शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है, बुद्धू का कांटा, ठीक है, बुद्धू का कांटा। देखिए अभी इसमें उसने कहा था नहीं दिया है, थोड़ा सा आज अर्षित दे दिया, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का क्या है, 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में था। यशपाल का पर्दा कहानी, अमरकांत की कौन सी कहानी है, क्या एक और जिंदगी है अमरकांत की कहानी, ठीक है, नहीं, एक और जिंदगी तो मोहन राकेश की है। तो अमरकांत की कहानी कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन, ठीक है, दोपहर का भोजन। तो चंद्र शर्मा गुलेरी का बुद्धू का काटा विकल्प, ठीक है, एक का दूसरा हो गया। रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, ठीक है, यशपाल पर्दा, अमरकांत, अमरकांत का दोपहर का भोजन, ठीक है। तो हम लोग ने देखा विकल्प सी सही है, क्या विकल्प सी सही है। आइए अब हम लोग प्रकाशन वर्ष की बात करते हैं। देखिए सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा उसने कहा था, बुद्धू का कांटा 1904 में, 11 वर्ष का समय 1903 में, पर्दा 1940 में, किसका, यशपाल का है, अमरकांत दोपहर का भोजन 1956 में, मोहन राकेश का एक और जिंदगी 1961 में, ठीक है। ये किसका है एक और जिंदगी, तो मोहन भाई का है, मोहन राकेश जी का है, किसका है, मोहन राकेश जी का है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो देखिए इसमें हमारा क्या है, विकल्प सी जो है सही हो गया था। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थी हमसे ये पूछा जा रहा है। अब देखिए निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। मतलब देखिए कहानी और उपन्यास, अगर हम टीजीटी पीजीटी हायर की बात करें, ठीक है, टीजीटी पीजीटी की बात करें तो कहानी से 6 से 7 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, उपन्यास से 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हायर में अगर हम देखें तो हायर में भी 5 से 6 प्रश्न कहानी से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 70 प्रश्न पूछेंगे तो
संख्या तो कम होगा ही। अब देखिए कह रहे हैं निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा की कौन सी रचना है? क्या लंदन की एक रात है? हाँ, निर्मल वर्मा की लंदन की एक रात है। देखिए ए का चौथा, अब हम लोग पहले उत्तर ढूंढ ले। हाँ ठीक है, उत्तर है तो हमें मिल गया, लेकिन हमारा संस्कार है हम शादी के कार्ड को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, मार्कंडे की कौन सी रचना है? हंसा जाई अकेला, हंसा जाई अकेला। ठीक है, तीसरा। ठीक है, शिवमूर्ति की कौन सी रचना है? तो शिवमूर्ति की रचना है कसाईवाड़ा। ठीक है, कसाईवाड़ा एकदम सही है। शेखर जोशी की कौन सी रचना है? तो शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार 1958 ईस्वी। ये हमारे नेट के सिलेबस में भी लगा है। ठीक है, कोसी का घटवार। हम्म तो हमारा विकल्प सी क्या है? सही हो रहा है। विकल्प सी सही हो रहा है। अच्छा, पाल घोमरा का स्कूटर किसका है? तो ये 1997 में था। किसका है? उदय भैया का है। कौन उदय भैया? अरे उदय प्रकाश जी, उदय प्रकाश जी। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों। तो हम लोगों ने देखा प्रिय विद्यार्थियों कि हमारा जो है ना, कौन सा विकल्प सही हो रहा था इसमें? हमारा जो है ना, सी विकल्प सही हो रहा था। ठीक है, हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा था इसमें? तो हमारा सी विकल्प सही हो रहा था। क्या? सी विकल्प सही हो रहा था, सी विकल्प सही हो रहा था। देखिए अब हमारे सामने अगला प्रश्न जो पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। ठीक है, हमसे पंक्ति दे रहे हैं और कवि से मिलाने के लिए कह रहे हैं। कह रहे हैं ज्यो ज्यो निहारियो नीरे हमें नैननी त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। ठीक है, ये पूरी पंक्ति है कि ज्यो ज्यो निहारियो नीरे हवे नैननी त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। ये किसकी पंक्ति है? क्या ये मतीराम की है? हाँ, मतीराम की है। ठीक है, मतीराम की है। ये मतीराम का जन्म कब हुआ? तो किसी को बताइए, मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं 1617 ईस्वी में। 1617 लिख दीजिएगा तुरंत ही, मतीराम का हो गया 1617। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। इसमें देखिए यमक अलंकार है, यमक अलंकार के लिए कौन जाने जाते हैं? भूषण जाने जाते हैं। नैच नैन नचाई कहियो मुस्काई, नैन नचाई कहियो मुस्काई, ये पंक्ति तो भाई पद्माकर जी की है। रावरे रूप की रीति अनूप, ये किसकी पंक्ति है? रावरे रूप की रीति अनूप। ठीक है, तो ये तो है गया भाई साहब घनानंद की पंक्ति। हम्म घनानंद की पंक्ति हो गया। अच्छा, ठाकुर की पंक्ति क्या है? तो सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के जान युद्ध करबे नेकु में जे न मुरके। अब देखिए आइए हम लोग बात करते हैं मतीराम का जन्म, तो हम लोगों ने बात किया 1617 में। भूषण का जन्म कब हुआ? तो भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में। ठीक है, 1613 में। पद्माकर कब आए? तो पद्माकर जी 1753 में आए। ठीक है, हमको पता है प्रश्न में ये पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन ध्यान दे दिया जाए, हो सकता है कभी ये भी प्रश्न, हो सकता नहीं, ये तो आया ही है रीतकालीन के लेखों क्रम से लगाने को। 1689 ईस्वी में ठाकुर का जन्म 1766 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठाकुर जो है, ठाकुर जो है पद्माकर जी के बाद है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने देखा कि ए का जो है जो जो निहारियो नीर नैवे, जो जो निहारियो नेरे हवै नैनन, ये मतीराम की पंक्ति है। तो ए का तीसरा ऊंचे घोर मंदिर के ऊंचे रहनवारी, ये भूषण की पंक्ति है। बी का चौथा नैन नचाई कहियो मुस्काई, पद्माकर जी की पंक्ति है। और रावरे रूप की रीति अनूप, ये किसकी पंक्ति है? तो घनानंद जी की पंक्ति है। तो हमारा जो है पहला विकल्प सही हो रहा है। अब देखिए स्थापना और तर्क से। ठीक है, एजर्शन और रीजन से प्रश्न है। हमसे कह रहे हैं शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्त की बाहरी व्यवस्था तक होती है। प्रिय विद्यार्थियों हमसे एग्जामिनर कह रहा है कि जो प्रशासन, ठीक है, शासन की पहुंच होती है ना, शासन की पहुंच कहाँ कहाँ होती है? तो शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्त की बाहरी व्यवस्था तक। ठीक है, बाहरी व्यवस्था तक क्या होती है? बाहरी व्यवस्था तक होती है। ठीक है, हाँ भैया सही है कि जो शासन की प्रवृत्ति होती है, शासन की पहुंच और प्रवृत्ति निवृत्ति बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। सही बात है। ठीक है, ये सही है, ये सही है। अब देखिए कह रहे हैं रीजन की भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्त को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। सही बात है, भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्त को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। तो मतलब ए और आर दोनों सही है। हमारा विकल्प ए क्या है? विकल्प ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही। अब देखिए 41 नंबर का प्रश्न से पूछ रहे हैं कि कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश या शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। एकदम सही बात है भाई, कवि वाणी के रूप में क्या करते हैं हम लोग सुख दुख आनंद क्लेश इसका जो है शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इस प्रकार के अनुभव के
अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता। अरे भैया, तुरंत हृदय का बंधन खुलेगा तो बी तो आप गलत बात कर रहे हैं, ठीक है। रीजन तो आप गलत बता रहे हैं, लेकिन जो आपने एजर्शन दिया, स्थापना दिया है वो सही है, तो ए सही है, आर गलत है, हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 42 नंबर के प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं हमसे कि भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता, सही बात है भैया, ठीक है। अब कह रहे हैं समर्पण भक्ति का मूल है। अरे बाप रे, यह भी तो एकदम सही कह रहे हैं हमसे कि भक्ति में क्या लेन देन का भाव नहीं होता, भक्ति में नहीं कहते, भक्ति आपको करनी है तो समर्पण दिखाइए, ठीक है। तो हमारा जो है विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न से पूछा ये जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि हमको ये बताइए कि प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। सही बात है कि जो प्रिय के वियोग से दुख होता है उसमें कभी कभी क्या होता है, उसमें जो है कभी कभी प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है, एकदम सही है। फिर अगला कह रहा है कि प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय को सुख का निश्चय है। पुनः पढ़ेंगे, कह रहे हैं रीजन बता रहे हैं कि प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय को सुख का निश्चय है। नहीं नहीं नहीं, प्रिय को कहाँ सुख का निश्चय होगा। तो मतलब प्रिय के वियोग से दुख होता है उसमें कभी कभी दया करुणा का भी कुछ अंश है, ये तो सही है, ये सही है, ठीक है, ये सही है। लेकिन आर क्या है, आर क्या है, तो आर प्रिय विद्यार्थियों गलत है, तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि दुष्कर्म के अनेक अप्रिय, ठीक है, दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में एक अपमान है, ठीक है। दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में एक अपमान है, ठीक है। अगला कह रहा है रीजन में बता रहे हैं, तो ये सही है भाई, ये सही है, लज्जा और ग्लानि से ये लिया गया है। कह रहे हैं दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में एक अपमान है, ठीक है, ये सही है, ठीक, ये सही है। अब देखिए कह रहे फिर दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना, ठीक है, सदा आचरण है, ठीक है, सदा आचरण है। आइए विकल्प पे विचार करते हैं, ठीक है। तो विकल्प जो है ए सही आर गलत है, ठीक है, सदा आचरण कहा है, ठीक है, ए सही आर गलत, हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा कि जो दुष्कर्म है, अगर इस पे आप अगर कह रहे हैं कि सदाचरण है तो ये गलत बात है, ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये सही क्या सही है, ये सही है ना भाई साहब, ये सही है कि जो क्या नाम है दुष्कर्म को बता रहे हैं कि दुष्कर्म को सहना सदा आचरण है, ये सारी बातें बता रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये क्या है, सदाचरण है, ये गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए हमसे कह रहे हैं प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि हाँ ठीक है भाई, प्रेम का समाजीकरण होगा तो उसे भक्ति कहेंगे, ये सही है। रीजन कह रहा है प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। देखिए फिर वही गलत गलत बात कर रहे हैं, कैसे सामाजिक भाव नहीं है, सामाजिक भाव है, तो ये गलत, ये सही, ठीक है, ये सही आर गलत, ठीक है, ये सही आर गलत, तो हमारा पहला विकल्प क्या है, सही हो जाएगा, हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे गद्यांश से प्रश्न है, हमें लगता है कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये 45 प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आगे के प्रश्न पत्रों में हम लोग प्रयास करेंगे कि गद्यांश के प्रश्नों को भी सम्मिलित करें, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा और आपके ज्ञान में उत्तर उत्तर वृद्धि हो रही होगी, ठीक है। धन्यवाद, जय गुरुदेव।